पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि मैं एक गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूं। मैं इस बार सोच रहा हूं कि कोई लाइट विषय पर बात करूं, इसलिए मैं आपके पास इस वक्त आया हूं, कोई लाइट टॉपिक पर आपसे बात करूं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे दिमाग में जब ख्यालात उभरते हैं तो मैं उसे शेयर करता हूं। लोग कभी कभी सोचते हैं कि जो मन में आपके बात आई है वो अगर आप कहेंगे तो किसी को बुरा लगेगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा, ये सेंसिबल है कि नहीं, लोग आपको मूर्ख कहेंगे। मैं ये सब नहीं सोचता। मेरे दिमाग में एक एक बात बनती है, प्लान बनता है, या मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि देश कहाँ जाए। तो मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो देखने में भले आपको लाइट लगेगी। हो सकता है कि कई लोग कहें कि सर ये ऐसा बचकाना ख्याल आपके दिमाग में क्यों आया, लेकिन आया है। और मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ वो देश नहीं, वर्ल्ड के हित में भी है वो। पर ख़ास तौर पर हमारे देश की बात करना चाहता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरा वर्ल्ड इस वक्त एक ऐसे राजनीतिक उथल-पुथल के मुकाम पर खड़ा हुआ है। जैसे हस्तिनापुर में भीष्म पितामह ने कहा था कि हस्तिनापुर एक ऐसे डांडे पर खड़ा हुआ है, तो हमारा हिंदुस्तान भी और देश भी और क्या वर्ल्ड भी पूरा एक ऐसे डांडे पर खड़ा हुआ है जहाँ किसी को नहीं पता कि आगे का रास्ता कहाँ है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। क्यों हमला किया उसे खुद को भी नहीं मालूम, या वो उसकी एम्बिशंस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो अपनी बात पूरी करने के लिए ऐसे कदम उठा के बैठा जो वर्ल्ड उसे नकार रहा है। दुश्मन पूरा वर्ल्ड उसका बनते जा रहा है। आज ही आपने देखा होगा टेलीविज़न में, फिनलैंड और स्वीडन ने भी नाटो की सदस्यता स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े हैं, जबकि रूस चाहता था कि वो ना बने और रूस ने धमकी भी दी थी। लेकिन यही फिनलैंड और स्वीडन जो रूस की सीमा के पास हैं, उन्होंने, आज मैंने टीवी में देखा, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो नाटो की सदस्यता स्वीकार करेंगे। अमेरिका को पता नहीं चाइना कब क्या करेगा। रूस चाइना से मिलेगा। पाकिस्तान में इतनी बड़ी उथल पुथल हुई है कि शाहबाज ने इमरान खान को लास्ट बॉल में बोल्ड कर दिया है। लास्ट बॉल में बोल्ड ही कहूँगा मैं, क्योंकि इमरान साहब भी अपने सारे भाषणों में एक ही बात कह रहे थे कि हम तो आखिरी मैच का फैसला तो सिर्फ लास्ट बॉल पर होता है। और लिटरली उन्होंने 2020 मैच खेली और एंड में वो बोल्ड हो गए। और पर मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब मुझे आज तक कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं लगे। मुझे लगे वही कि क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी भी उनका उनका जो नज़रिया है वो कभी भी ठोस नहीं नज़र आया। अभी दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, आते ही इन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा लिया, इसलिए आगे का दिन पता नहीं फिर वही टेंशन में गुजरेंगे या नहीं गुजरेंगे। ये कश्मीर मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में खामखा का उठाया हुआ है, लोगों का ध्यान डिफ्लेक्ट करने के लिए। पर मैं दो कदम आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान, अब देखिए, ओपनली चाइना से मिलना चाहता है, ओपनली चाइना के गुणगान गा रहा है। इमरान खान अमेरिका के खिलाफ बोल कर गया है। अब अब मैं बात करूं अगर हमारे हिंदुस्तान की, तो हमारे हिंदुस्तान के आसपास भी काफ़ी उथल पुथल हो रहे हैं। सबसे बड़ी उथल पुथल तो उनके दक्षिण में हो रही है। लंका लंका में जो सडनली इकोनॉमिक जो डाउनफॉल हुआ है, इकोनॉमिक का जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया है, जो कहते हैं पहली बार आया है, वो क्राइसिस के बीच में लंका गुजर रहा है। और लंका इस वक्त अपनी मूर्खता पर या चाइना पर भरोसा करने के, अंदर की बात अगर कई लोग बताते हैं कि चाइना ने उसे इतना कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया है कि वो ज़िंदगी भर नहीं चुका पाएगा, और यही चाइना की मंशा होती है कि आप इतना कर्ज मुझसे लो और आप जब चुकाने को मांगूंगा तो आप नहीं दे पाओगे तो मैं ज़मीन हड़प लूँगा आपकी। ओपनली उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। वही हाल जब श्रीलंका का हुआ है, और श्रीलंका अब बहुत बुरी हालत में है। 200 रुपए में ब्रेड बिक रही है, खाने के सामान कम होते जा रहे हैं, लोग हैरान हैं कि क्या होगा, बिजली नहीं, कभी कहीं पर जगह पानी नहीं कहीं पर। तो इन सब के बीच में लंका, जो एक ज़माने में रावण की सोने की लंका होती थी, वो लंका अब एक ऐसे ऐसे मार्ग पर आई है कि जहाँ पर उसे किसी न किसी की मदद की आवश्यकता है। और लंका ने पूरे विश्व बैंक से भी गुहार लगाई है कि वो इससे इस कर्जे के बोझ से उसे उबारे।
अब पता नहीं इतना बड़ा अरबों का कर्जा है वो बैंक करेगी कि नहीं करेगी। मैं देखिए जो मैं कह रहा हूँ कि मैं जो एक बात लेकर आया हूँ, मेरे दिमाग में एक अचानक एक ऐसी बात उभरी है। मुझे अपना वो भारत देश याद आया है जो अखंड भारत हुआ करता था। कांधार से लेकर शुरुआत होती थी उसकी, और इवन इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। अशोका जो गए थे उस वक़्त उन्होंने इंडोनेशिया में भी जा जाके बौद्ध धर्म को फैलाया था। हमारा पूरा भारतवर्ष उस वक़्त बहुत बड़ा था, जिसमें लंका भी थी, जिसमें पाकिस्तान तो छोड़िए अंदर ही था, इवन अफ़गानिस्तान भी अंदर था। ईस्ट पाकिस्तान की तो कोई 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 हस्ती नहीं थी। मैं एक छोटा-सा एक सजेशन देना चाहता हूँ। मैं कोई जैसे कि मैंने कहा कि मैं कोई ना कोई मेरी विदेश नीति है, ना मेरी कोई राज्य की नीति है, पर मेरी अपनी खुद की नीति है। मैं मोदी साहब को देखता हूँ, मोदी साहब बहुत ही सक्षम साबित हुए हैं ग्लोबल नेता में। उनकी ग्लोबल नीति, उनकी विदेश नीति बहुत ही कमाल की हुई है, और ये पहले प्राइम मिनिस्टर आए हैं जिन्होंने चाइना से भी संबंध बनाया है, रशिया से भी संबंध बनाया है, अमेरिका से भी संबंध बनाया है, जापान से भी संबंध बनाया है। सभी के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उनका स्वागत हुआ है। ये खुद गए हैं वहाँ, इनका स्वागत हुआ है। ये इस पोजीशन में है कि आज आज इवन यूक्रेन भी ये समझता है, इवन अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया चाहे तो रशिया को कहकर ये वॉर रुकवा सकता है। इतनी ताकत है हमारे प्राइम मिनिस्टर में। मैं चाहता हूं कि इस अपनी हुनर को कुछ और तरह से इस्तेमाल करो ना आप। मैं चाहता हूं कि लंका इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है कि वो मदद की गुहार लगा रहा है। क्यों नहीं हमारा देश जो शुरुआत में साथ में था, क्यों नहीं बिग ब्रदर बनकर लंका को मदद करे और उन्हें ऑफर दे कि चलिए हम आपको इससे उबारते हैं, आप हमारे देश का हिस्सा बन जाइए। मैं जानता हूं सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर इंडिया और लंका मिल जाए, ऊपर से नेपाल भी इस वक्त कम्युनिस्ट दायरे से गुजर रहा है। कम्युनिस्ट के खतरे उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। जब मैं कम्युनिस्ट कहता हूं तो चाइना बीच में आता है। चाइना ने तिब्बत को ले लिया है पूरे का पूरा। मानसरोवर जाने के लिए हमको उनसे पूछना पड़ता है, वो तिब्बत जो नेपाल के सर पर खड़ा है, कब उसको इस्तेमाल करके वो नेपाल को निगल जाएगा किसी को नहीं मालूम। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, हमने फिर भी उसको स्वतंत्रता दिलाई बीच में। अब जो मैं प्लान बताने जा रहा हूँ, ये मेरा अपना प्लान है। अगेन मैं कहता हूँ ये मेरे अपने विचार हैं, सहमत हो या ना सहमत हो ये आपकी मर्जी, इसलिए मैंने इसको लाइट कहा है। लेकिन अगर देखो तो बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि भारत को पहली बार भारत कभी भी बाहर नहीं गया है। भारत हमेशा अपने आप को डिफेंड करता रहा है। सिकंदर आया है तो आया है, मोहम्मद गजनवी आया है तो आया है, मोहम्मद गौरी आया है तो आया है। जितने भी आक्रामक लीडर आए हैं लूट पाट मार के चले गए हैं। इवन मुग़ल सारे आए, इवन अंग्रेज़ आए, और हम सिर्फ तटस्थ होकर बैठे रहते हैं कि आइए आइए आइए, हम तो सहिष्णु हैं, हम तो आपको मारेंगे नहीं, आपको ये लेना है चलिए ये ले लीजिए, और धीरे धीरे गुलाम बनते रहे और गुलामी में जिए हैं। तो हमारे अंदर वो आक्रामक फीलिंग, आक्रामक रवैया या आक्रामक जो एक एटीट्यूड होता है वो दब गया है। मैं चाहता हूं पहली बार हिंदुस्तान को ये सोचना चाहिए अपने भले के लिए कि वो अपनी सीमा को बढ़ाए, जो चाइना करता है, जो इंग्लैंड ने किया है, पूरे वर्ल्ड में यूके ने अपना अपना राज किया है। मुझे नहीं पसंद है, मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि क्यों किसी और की टेरिटरी लेते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये टेरिटरी, लंका की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये उनके तरह से हम टेरिटरी लेने की बात नहीं कर रहा हूं। उनका इरादा गलत था, वो लूटपाट करना चाहते थे। मैं चाहता हूं कि ये जो टेरिटरी को अपने अंदर करना है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह की एक नीति होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने पूरे देश भर के राजाओं को, उनकी सियासतों को, रियासतों को विलय करके पूरे एक सार्वभौमिक राष्ट्र की स्थापना की थी आज़ादी के बाद। क्या हम उनके तर्ज पर नहीं कर सकते? लंका हमारा ही हिस्सा था। रामायण काल में भी देखिए तो एक ही देश माना जाता था, भले अलग अलग वहाँ पर राजा जाते थे। मैं चाहता हूँ कि लंका को इस समय बिग ब्रदर बनकर भारतवर्ष को हेल्प करनी चाहिए उनको, लेकिन वल्लभ भाई पटेल बनकर एक शर्त रखनी चाहिए कि हम आपको इससे उबारेंगे, लेकिन आप हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे।
ऊपर से नेपाल को भी यही ऑफ़र देना चाहिए कि आप संकट की घड़ी में हैं, कब कहाँ कौन कहाँ से आप पर हमला करेगा आपको भी नहीं पता। हम देख रहे हैं, और भारत के लिए भी ये बहुत स्ट्रेटेजिक रखता है कि अगर चाइना नेपाल तक आ गया तो फिर उसके लिए उसको अरुणाचल प्रदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से भी कहीं से भी घुस सकता है। तो नेपाल को भी अपने साथ विलय करना चाहिए। इसमें इसमें ही समझ है। यही यही राजनीति होनी चाहिए कि नेपाल जो ओनली हिंदू राष्ट्र वर्ल्ड में बचा हुआ है, ओनली आई वुड से, क्योंकि इंडिया हिंदू राष्ट्र कहलाने में हिचकिचाता है, जबकि मेरे हिसाब से वो है, लेकिन हम बोलने में डरते हैं। नेपाल अभी तक हिंदू राष्ट्र था, राजा वहाँ पर होते थे। अब वो धीरे धीरे माओइस्ट घुस गए हैं। वो और न न न घुस जाए इसके पहले हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत को उनके साथ बैठकर, और मोदी जी इसमें तो बहुत ही काबिल हैं, और उनको समझाएं कि भाई हम आपको अपने देश का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप हमसे जुड़ें, उनको जुड़ाइए, उनको मदद कीजिए। उनको भी आर्थिक संकट तो है ही, नेपाल भी कोई इतना सक्षम नहीं है। मैं समझता हूँ अगर मोदी जी ने वही सरदार पटेल की नीति पर चल के बात की तो नेपाल वाले भी मान जाएंगे। तो आप कल्पना कीजिए इधर कि ऊपर से नेपाल आपके साथ है, नीचे से लंका आपके साथ है, आपके राइट साइड पर बांग्लादेश है, जो कभी भी नहीं मना करेगा कि आप हमको अपने देश में ले लो, क्योंकि हम तो इसी से डरते हैं कि बांग्लादेश से लोग घुस रहे हैं हमारे यहाँ पर। लेकिन घुसने का मौका ही मत दीजिए, उन्हें अपने अंदर रखिए, और वही सीमा पर उनको रखिए, और उनको हमारा अपने देश का एक हिस्सा बनाइए। आपको कभी संकट नहीं होगा घुसपैठियों का। लेफ्ट साइड पर पाकिस्तान है, और मैं तो चाहूँगा कि पाकिस्तान भी हमारे देश का एक हिस्सा बन जाए, लेकिन ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही सेंसेशनल बात है, सेंसिटिव बात है। बात में बहुत सारे मैं कह सकता हूँ होल्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए वो पाकिस्तान जो रोता रहता है ये कहता हुआ कि हम नहीं छोड़ेंगे आपके कश्मीर को, हम नहीं छोड़ेंगे आपके कश्मीर को। हम बोलते हैं चलो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे दोस्त बन जाओ, आप हमारे देश में बन जाओ। आप ये समझ लीजिए उसके पास अफ़गानिस्तान पड़ा हुआ आगे जाके, जो कि हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था। कांधार से आपको पता है गांधारी आई थी। खुद भीष्म पितामह गए थे उनका धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने। वो उस वक़्त कंधार था, उस वक़्त गांधारी का जो था, और शकुनी वहीं से आया था। वो भी तो हमारे देश का हिस्सा था। कोई बॉर्डर नहीं था अफ़गानिस्तान, लाहौर और अमृतसर के बीच में। आज बॉर्डर्स बन गए। मैं तो ये भी चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान को भी अंदर लिया जा सकता है। अब इमेजिन कीजिए, सबसे पहले तो मैं आपको मैं लाइट बात पे अगर करूँ तो मैं आपको बताऊँ, कैन यू इमेजिन अगर आप ये सब एक हो जाएं, आपकी क्रिकेट टीम कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। कैन यू इमेजिन इंडिया, पाकिस्तान, लंका, बांग्लादेश, इवन अफ़गानिस्तान भी क्रिकेट में भी आने लगा है। अब सब एक मिल जाएं तो वर्ल्ड में हमारी टीम कितनी स्ट्रांग होगी, आप आराम से कल्पना कर सकते हैं। खैर ये तो क्रिकेट टीम हुई, बट आप इमेजिन कीजिए आपकी टेरिटरी तो बढ़ेगी, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ेगी। बट ज़रूरत है एक साथ मिलजुल कर रहने की। आप सबको जगह देनी पड़ेगी आपको, और सबको ये बताना पड़ेगा कि ये फिर भी आप सब हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी ये देश हिंदू राष्ट्र ही कहलाया जाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। लेकिन आप हमारे देश में रह सकते हैं, आप हमारे साथ मिलकर रहिए, आपकी इकोनॉमी को हम संभालेंगे, आप हमारी इकोनॉमी को संभालिए, आप यहाँ पर रहिए, खुशहाल रहिए, कोई बॉर्डर नहीं। जैसे कि शक्तिमान में भी कहा था कि कल्पना करो कि सारे बॉर्डर ख़त्म हो गए। तो ये छोटे छोटे बॉर्डर जो हैं, इंडिया नेपाल, इंडिया लंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अब हम वर्ल्ड को तो नहीं बना सकते बॉर्डर फ्री, बट हम चाहें तो इस वक्त में जब पूरा वर्ल्ड हिला हुआ है, कोरोना ने हिला कर रखा हुआ है, इकोनॉमी की ऐसी की तैसी करके रखी हुई है, पूरा वर्ल्ड के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष घुटनों पर आ गए थे कोरोना की वजह से। वो उनसे जूझते आज रशिया और यूक्रेन के बीच में फंसे हुए हैं। ऐसे टाइम पे हिंदुस्तान, जिसकी सब तारीफ़ कर रहे हैं, इवन अमेरिका और इंडिया की मीटिंग में भी मोदी जी की तारीफ़ हुई थी कि वही हैं जो इस यूक्रेन रशिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। करिए, लेकिन साथ ही साथ आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचिए, जो हम कभी नहीं सोचते। हम अटैक को स्वीकार करते हैं, फाइट करते हैं, भगा देते हैं, और उसके बाद में हम उस लैंड को उनको वापस कर देते हैं।
जो हमने बांग्लादेश में भी किया था। लैंड लेने के बाद में वापस कर दी गई थी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि चलिए हमारी विदेश नीति में थोड़ा परिवर्तन लाया जाए। हमेशा डिफेंस 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 छोड़कर इसको मैं आक्रमण नहीं करूंगा, इसको मैं इकोनॉमिक अग्रेशन करूंगा। बिग बिग ब्रदर बनकर आप अपने अपने टूटे हुए हिस्सों को वापस ले रहे हैं, ये मानकर चलिए तो आप इमेजिन कीजिए कि भारत सुपर पावर कहाँ से क्या, किधर से क्या, पूरे चारों तरफ से सुपर पावर बन जाएगा। क्योंकि तब उसके पास होगा लंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये इंडिया जो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा फैला हुआ है अपने संस्कृति को लेकर, परंपरा को लेकर, त्योहारों को लेकर। अब अगर ये सारे एक हो जाएं तो देश क्या का क्या बन जाएगा। ये शक्तिमान की भी इच्छा होगी, गंगाधर की भी इच्छा होगी, और मेरी भी इच्छा है। पर मैं जानता हूं कि कई लोग कहेंगे सर आप क्या सजेस्ट करते हैं, हिंदुस्तान अपने आप को नहीं संभाल सकता तो इन सबको क्या संभालेगा। नहीं साहब, हिंदुस्तान की काबिलियत पर कभी भी शक मत कीजिए। अगर हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो उसका एक ही कारण है, राजनीति, विपक्ष, डेमोक्रेसी, आपस में झगड़े। 5 साल में से 4.5 साल सिर्फ झगड़े में चले जाते हैं। देश के तरक्की करने के बहुत सारे मार्ग हैं, पर मार्ग पे चलने के पीछे पीछे से बहुत लोग खींचते हैं। इसलिए कभी भी हिंदुस्तान की काबिलियत पर कभी भी शक मत कीजिए। हिंदुस्तान काबिल था, है और रहेगा। और मैं चाहूँगा कि कोई तो इस योजना को कंप्लीट करे। मैं सिर्फ पितामह भीष्म की तरफ से उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दे सकता हूँ, और शक्तिमान की तरफ से ढेर सारी शक्तियाँ दे सकता हूँ। करके दिखाइए, कोई माई का लाल है जो इस योजना को कंप्लीट करके दिखाए, मुझे भी खुशी होगी और देश आपको बहुत बहुत दुआएं देगा। तो ये था, जैसे कि मैंने वीडियो के बिगिनिंग में कहा कि मैं एक लाइट विषय पर बात करना चाहूँगा, तो ये मेरा लाइट विषय था। जैसे कि मैंने आपको कहा और प्रॉमिस किया कि आज मैं सीरियस बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं कह दूँ कि ये मेरा पहली बार एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह देखिए तो शायद आपको मेरी बात समझ आएगी। बाकी बात लाइट है कि सीरियस है, ये आप लोग डिसाइड कीजिए।